नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा 29 जनवरी को। ठीक है, यूजली होता क्या था कि यूजली एक ट्रेंड रहा है कि बजट के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता था, बट इस बार थोड़ा एडवांस में रिलीज कर दिया गया है। अच्छी बात है, ठीक है। बहरहाल इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं आपको बात करूं तो इसका आप पहले इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका आप कवर पेज देखिए। कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। रीज़न बीइंग वो अपने आप में डिपिक्ट कर देगा कि आगे अंदर हम इकोनॉमिक सर्वे में किस चीज़ की बात करने वाले हैं। यहाँ कवर पेज देखिए, भारत दिख रहा है, भारत के अंदर ये देखिए, ये कंटेनर्स आपको दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे ट्रेड को इंडिकेट कर रहा है। इस बार फोकस हमारा किस पे रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का? मोर और लेस अगर आप फोकस देखेंगे तो ये ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। ये 15 चैप्टर्स आपको इस बार देखने को मिलेंगे। यूजली इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता था कि 2 वॉल्यूम्स में निकलता था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, लेकिन इस बार एक ही निकाला गया है। कंप्लीट कंपाइलेशन एक ही बार में दिया गया है और टोटल हमें देखने को मिल रहे हैं 15 चैप्टर्स, ठीक है। मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम फिलहाल सिर्फ 4 चैप्टर पे बात करेंगे, शुरुआत के 4 चैप्टर, ठीक है। स्लोली बाकी के चैप्टर्स भी कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस इकोनॉमिक सर्वे पे वो देखते रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कुछ 750 पेज के आसपास है, ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको अति समय लगने वाला है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके हिस्से के काम मैं कर रही हूँ, आपके हिस्से का हार्ड वर्क मैं कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की ये वीडियोस देखनी है, डिटेल्ड एनालिसिस है इसमें। ये वीडियोस अगर आप एक बार देख लेंगे, ट्रस्ट में, उसके बाद आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की आप समरी भी उठा के कर लोगे ना, क्वेश्चन कर ले जाओगे, ट्रस्ट में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कंटेंट देख लो। टोटल 15 चैप्टर्स हैं जिसमें हम पहले 4 चैप्टर आज कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी राइट नाउ किस स्टेट में है, उसकी हालत क्या है, ठीक है, कितने पानी में राइट नाउ हम हैं। फिर उसके बाद हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसा रहा है, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबली, ठीक है। फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर हैंडल करती है हमारी मॉनेटरी मैनेजमेंट, हमारा कैसा रहा है देश में, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे क्या कैसे रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली रेगुलेटरी टच हमारा इस बार कैसा रहा है वो सब देखेंगे। फिर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर में ट्रेड वगैरह जो हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें लाइक एफडीआई एंड ऑल रिलेटेड थिंग्स, वो कैसे ट्रैवल की हैं इस साल, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स फिलहाल हम करेंगे और बाकी के चैप्टर जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाऊंगी। फिलहाल before jumping onto the economic survey 2026 directly, let's discuss some basics of economic survey, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ मूल तत्वों को जानने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्या इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्टली है, क्या एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे है क्या। ये बेसिकली आप यूँ समझ लो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है किसका, इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, किसका, इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है कि भाई भारत की इकोनॉमी ने, भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछली साल क्या, उसका ओवरऑल कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है, उसका बेसिकली कितने पानी में रही है, उसका एक ओवरव्यू इसमें दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ हमारी कैसी क्या रही है, हुई है कि नहीं हुई है तो किन कारणों से हुई है, किन किन क्षेत्रों में हुई है, कहाँ हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कारण रहे हैं कि हमने ग्रोथ इतनी अच्छी की है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो देखेंगे आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है, जो ग्रोथ पाथ हमारा रहा है उसको एनालाइज करता है। सेक्टर वाइज ट्रेंड ये आपको बताएगा, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी और सर्विसेज में भी। इकोनॉमिक सर्वे 2026 की एक खासियत है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज, स्पेसिफिकली सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। दोनों ही सेक्टर्स ने, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर भी हमारा रिजिलियंट रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर ने इस बार हमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं दी है, मोर और लेस रिजिलियंट रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग हमने, वी हैव परफॉर्म क्वाइट वेल, एंड सर्विसेज मेजर ग्रोथ फैक्टर रहा है इंडिया की इकोनॉमी के पीछे। चलिए फिर इसमें क्या क्या कवर किया गया है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या रहा है, हमारा ट्रेड कैसा रहा है, इन सभी एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट
याद रखेंगे कि ये डेटा बैक्ड है, ठीक है, रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए हैं, फैक्ट्स के साथ आपको सारी बातें बताई जाती हैं, गवर्नमेंट डेटा बैक्ड ही रहता है, ठीक है। यूजली आप देखोगे प्रीलिम्स में या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में, जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स है, यूपीएससी ले लीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस ले लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठा करके पूछ लेता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए इसको इकोनॉमिक सर्वे को हम कवर करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस अपने कान खुले रखने हैं। फिर अब इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बार ये प्रेजेंट कब किया गया था? 1950-51 में सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आया था, और इसको यूनियन बजट के साथ ही लाया गया था। पहले ये परंपरा रहती थी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों साथ में आएगा, इसको लेटर ऑन अलग किया गया है। बाद में ऐसा हुआ है कि नहीं, इकोनॉमिक सर्वे आप एक दिन पहले ले आइए और बजट को हम 1 फरवरी को लेकर आएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लेकर आएंगे। फिर इसको अलग कब किया गया था? 1950-51 में तो साथ में ही आ रहा था, इसको अलग किया गया था आपका 1964 से। 1964 के बाद से ही बजट बाद में आता है और इकोनॉमिक सर्वे पहले आ जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे की एक और खासियत है कि इसको दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो फिलहाल हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक सर्वे को दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा प्लस राज्यसभा, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यूजुअली ये ट्रेंड रहता था, देखो शुरुआत की अगर हम बात करें एकदम शुरू से, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट निकल के आता था। फिर बीच में एक हम ट्रेंड लेकर आए कि हमने इकोनॉमिक सर्वे के 2 वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं उनको पता होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके दो बेसिकली सेपरेट पार्ट्स में इकोनॉमिक सर्वे आता था। बट अभी ये जो ट्रेंड है वो वापस जो पुराने ट्रेंड था उसी तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग विद द 2 वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं कि एक ही कंपाइलेशन इकोनॉमिक सर्वे का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज़ हुआ? तारीख मैंने बता ही दी, 29 जनवरी 2026 को, ठीक है, जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। यूनियन बजट कब आने वाला है? 1 फरवरी 2026 को। अब मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2026 यानी कल की ही तारीख है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स राइट नाउ इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी तरफ से सुन लें कि बजट को लाइव सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम द बुक और द बुकलेट्स जो बजट मार्केट में अवेलेबल प्रिंट आउट मटेरियल मिलता है। बजट को सुनना, ठीक है, जो आपको आई गेस, और किसी न्यूज़ चैनल वगैरह से मत सुना, वो अपना उसमें तड़का लगाते रहते हैं बीच बीच में। डायरेक्टली जो गवर्नमेंट चैनल्स चल रहे हैं, जैसे डीडी न्यूज़ चल रहा है, प्रसार भारती, ये सब चल रहे हैं, यहाँ से जाके डायरेक्ट जो पार्लियामेंट में स्पीच दी जाएगी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उसको सुनना, ठीक है। इसकी आदत डालो, इनको हैबिट में लेकर आओ, ठीक है, और ध्यान से सुनना। ऐसे सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना, ठीक है। याद रखना, बजट में जितनी भी स्कीम्स का नाम लिया जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्कीम का नाम अगर बजट में लिया गया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम कवर करेंगे ऑफकोर्स, बट आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है। प्रिपेयर होता है इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा। इकोनॉमिक डिवीजन किसका? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर है, ठीक है। राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैंने बता ही दिया, निर्मला सीतारमन। इसको ड्राफ्ट किसकी गाइडलाइंस के अंडर किया जाता है? इसकी गाइडेंस बेसिकली किसके थ्रू आती है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है हमारे, वो हमें गाइड करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हम करेंगे, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग क्या है फिलहाल कंट्री को लेकर के, और रिफॉर्म्स की फिलॉसफी क्या रहने वाली, क्या क्या रिफॉर्म्स हम फिलहाल लेकर के आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लो, इसका रिलेशन क्या है यूनियन बजट के साथ में। देखो सर्वे बेसिकली आपको बताता है, देखो सर्वे आपको बेसिकली बता रहा है कि राइट नाउ कंट्री है कहाँ, राइट नाउ हम कितने पानी में हैं, किधर हम स्टैंड कर रहे हैं। और बजट आपको बेसिकली बता देगा कि गवर्नमेंट का एक्ट आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सर्वे क्या बता रहा है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, फिलहाल उसकी इकोनॉमी की, हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिलहाल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर राइट नाउ हम हैं
और ये हमारा गोल है, ठीक है, यहाँ हमें जाना है। ये आपको कौन बता रहा है? इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, ठीक है। फिर बजट बेसिकली क्या कहता है? बजट बता रहा है हाउ विल द गवर्नमेंट एक्ट ऑन दिस असेसमेंट, कि भैया यहाँ से यहाँ जाने की जो ट्राजेक्टरी रहने वाली है, जो स्टेप्स हम लेने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, वो कौन बता रहा है? वो आपका बजट बता रहा है। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना लिखो। फिर देखते हैं एग्जैक्टली स्विच करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर, ठीक है। क्या कह रहा है चैप्टर का नाम? देखो, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटायर, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहली स्टेटमेंट हमको इस चैप्टर में क्या देखने को मिल जाती है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो है वो परसिस्ट कर रही हैं। किसकी वजह से? जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस की वजह से, फिजिकल प्रेशर की वजह से, सप्लाई चेन के फ्रेगमेंटेशन की वजह से और स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। क्या कहना क्या चाह रहा है ये स्टेटमेंट? इतना सब कुछ हमने कह दिया, तो इसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करो कि इकोनॉमी जो है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें विश्व स्तर पे, तो कुछ खास स्टेबिलिटी हमको इकोनॉमी में नजर नहीं आ रही है। रीजन मल्टीपल्स है। पहली बात हमको देखने को मिल जाती है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत सारे चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर अपना यूएस इजराइल साथ में लगे पड़े हैं इसके ईरान के साथ में, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो लगातार विश्व स्तर पर बनी हुई है, ठीक है। कहीं पे भी शांति होती हुई हमें स्थापित होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप क्रूड ऑयल का सप्लाई कह लीजिए, जो ईरान की अगर मैं बात करूँ, ये वेस्ट एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है इकोनॉमी में वो लगातार बने हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, फिजिकल पॉलिसीज पे प्रेशर पड़ रहा है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और आपकी जो सप्लाई चेन्स है वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड हो गई हैं। जो सीम लाइन सप्लाई चेन्स कभी हुआ करती थी ग्लोबलाइजेशन के चलते, अभी डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वापस से। उसकी वजह से क्या है? सप्लाई चेन्स हमें कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में दिखती होती हुई नजर बेसिकली आ रही हैं, ठीक है। ग्लोबल, अब ये देखो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज का, ये देख लो आप, इसके थ्रू समझने की कोशिश करो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। ये ग्राफ देखो आप, ठीक है। अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2025, ठीक है, करीब 20 साल का डिफरेंस ये दिखा रहा है, ठीक है। अक्टूबर 2005 में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कहाँ थी और ये इंक्रीज होकर के 2025 में कहाँ पहुंची है, ठीक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज किस हद तक बढ़ी हैं। अगर 2005 में 100 थी तो आज की तारीख में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आप 600 पाएंगे। कितने का इंक्रीज है ये? 100 से 600, 6 गुना इंक्रीज है ये, 6 टाइम्स, लगभग 6 गुना का इंक्रीज आप बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज में होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये पॉइंट्स देखिए, इंटेंसिफाई हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। रशिया यूक्रेन हमने एक बताया, फिर आपका ये इजराइल और यूएस का जो चल रहा है अपना अलग से वो है, ठीक है, ईरान के साथ। फिर एनर्जी और फाइनेंस का वेपनाइजेशन हो रहा है, आए दिन हम देख रहे हैं। चाइना बोलता है कि भैया हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, नहीं दे रहे हम। फिर टेरिफ, ट्रम्प साहब उनका जब मन मर्जी सोकर उठते हैं, उनको लगता है कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग किया जाए, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या करेंगे वो? जो देश सबसे पहले सोचा ABCD आंख बंद के करा, ओके, आई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दो, ABC सी चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो। इतनी ज़्यादा अनसर्टेन, इतना वॉलेटाइल हो गया है जियोपॉलिटिक्स राइट नाउ, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं? फाइनेंस को वेपनाइज। यूएस कह रहा है आप मेरी बात नहीं मानेंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम आपके साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। मेरी बेसिकली ये वो मेरी बॉल मेरा बल्ला, जज भी मैं ही, ठीक है, सब कुछ मैं ही, एम्पायर मैं ही। अगर मेरी बात मानोगे वेल एंड गुड, नहीं मानोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार हो जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ हाल यहाँ पे बेसिकली हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर वही एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन टेक्नोलॉजी कि भैया हम आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। फिर फ्री ट्रेड को लेकर के स्पेक्टिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हमें विश्व कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसकी तरफ? विजिबिलिटी है यहाँ पे, प्रोटेक्शनिज्म की वजह से तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या कह रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा।
अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अमेरिका कह रहा है हमें हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी हमने रिसेंटली देखा कितनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका एग्जिट कर चुका है। रीजन बीइंग भैया हम खुद पे फोकस करेंगे, हमारी बस की नहीं है आप सबको संभालना। एक तरफ वो ये कहता है और दूसरी तरफ वेनेजुएला पे अटैक कर देता है डेमोक्रेसी का बहाना दे करके। अब यहाँ पे एक्चुअल टारगेट क्या है ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कंपटीशन हो रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जिसका भी कब्जा होगा, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले 10, 20, 50 सालों में सबसे अच्छी ग्रोथ उसी देश की होने वाली है। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स भी आज के समय में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आप कह लीजिए बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ बेसिकली आपको इंडिया के ग्रोथ परफॉर्मेंस का एक बेसिक आइडिया दे रहा है। अभी रिसेंटली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किए गए थे जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष कितनी रही, 7.4% रही, ठीक है। और ये इकोनॉमिक सर्वे ने एक ग्राफ रिलीज़ किया है, इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी आने वाले साल में कितनी हो सकती है। करीब करीब 7.2 से लेकर के 6.8 के बीच रहेगी, विच इज़ क्वाइट गुड। थोड़ी गिर रही है बट स्टिल, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम 7% के आसपास भी अपने आप की हमारी ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं, अगर 7% ऑन एन एवरेज भी हम अगर ग्रोथ मेंटेन करके रखते हैं तो भी हम विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर बने रहेंगे, जो कि हम फिलहाल हैं भी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी कितनी है, 7.4% आ रही है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से। इंडिया रिटेन करता है ग्रोथ मोमेंटम को, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम हमने रिटेन किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8% से लेकर 7.2% के आसपास रहेगी फाइनेंशियल ईयर 27 में, ठीक है। और इस ग्रोथ के पीछे मेजर रीजन क्या है, एनी गेसेस फ्रॉम यू साइड, बताओ मुझे इस ग्रोथ के पीछे आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि वो क्या चीज़ है जो इंडिया के लिए वर्क कर गई और किसी और के लिए वर्क नहीं कर पाई। इंडिया का यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या है बताओ। अरे हट जाए यार, एक्स फैक्टर क्या है इंडिया के लिए यहाँ पे, एक्स फैक्टर वो क्या है जो वर्क कर गया। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के चलते, जहाँ कोई भी बड़े बड़े डेवलप्ड देश भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, भारत वहाँ पे एकदम अलग, एकदम ऑड वन आउट बन करके खड़ा हुआ है, अच्छी खासी ग्रोथ 7% का ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। क्या है वो बताइए, मैं बताऊंगी लेकिन आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर। देखो सबसे पहला कह रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। रिमेंबर इट इज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। हम आउटसाइड डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं है, बाहर से कोई मंगा रहा है ना मंगाए डजंट मैटर। हम इतने अकेले इनफ हैं कि हम इतने अकेले इनफ हैं कि हमारी डिमांड इतनी आ रही है कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है। क्या है कि ग्रोथ हमारी प्राइमरीली क्या है, डोमेस्टिक डिमांड से ड्रिवन है। हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम कितनी, करीब करीब 1.4 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को ज़रूरत ही नहीं है बाहर से किसी के डिमांड की। हम अपने आप में ही इतने हैं कि हम अपने आप में ही इतना डिमांड क्रिएट कर ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी मस्त एकदम धड़ल्ले से चलती जा रही है। व्हाट आई एम मेंट टू से हेयर कि बाहर से जो आउटसाइड कंट्रीज़ है वहाँ से अगर हमारा डिमांड नहीं भी आ रहा है, अगर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं भी आ रही है, तो भी हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है जो बाकी देशों को पड़ रहा है। बाकी देशों को अगर इंडियन मार्केट बंद कर दिया जाए तो आधों का ट्रेड गिर जाएगा, ठीक है। वो इस वाले ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इससे हमें थोड़ी सी निजात बेसिकली मिली हुई है, ठीक है। फिर हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो बढ़ा हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन हमारा बहुत मस्त चल रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन हमने एकदम धड़ल्ले से बढ़ाई हुई है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, मुझे एक बात बताओ। ये ग्रीन कैसे आ रहा है, छोड़ो। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है मुझे आप पहले ये बताओ। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है बोलो। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, फिर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है कि नहीं। एक्सपोर्ट माइनस आपका इंपोर्ट, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जीडीपी का फॉर्मूला यही तो है। अब हम कह रहे हैं कि हम जीडीपी हमारी जो है वो बहुत बढ़िया से ग्रो कर रही है।
अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा क्या कह रहा है कि हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एकदम मस्त है। प्राइवेट कंजम्पशन आप नंबर्स देखो, यहाँ था 2016 में, पहुंच के कहाँ चला गया, 59.0 था, 61.5 हो गया, मस्त चल रहा है। बीच में थोड़ा सा ड्रॉप आया है, आई एग्री, बट ओवरऑल देखोगे आप हमारा सही चल रहा है। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखो। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन मस्त चल रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए आप, इन्वेस्टमेंट भी ओवरऑल देखेंगे आप 2023 में देखो पीक कर गई, उसके बाद थोड़ा ड्रॉप आया है बट वापस से पेस पकड़ रही है। तो ये हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी देखोगे आप, कोविड के बाद से, कोविड में थोड़ा डिक्लाइन आया है, ये कोविड ईयर से यहाँ चल रहे हैं, थोड़ा डिक्लाइन आया है, बट ओवरऑल देखोगे आप स्लोली यहाँ से पीक किया, थोड़ा डिप आया, फिर पीक कर रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से दो जो पिलर्स हैं जीडीपी के, पहला आपका प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट, हमारा दोनों ही कुल मिलाकर के काम बढ़िया चल रहा है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी सही चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, पोर्ट्स पे, रेलवेज पे कर रही है इन्वेस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से, और ट्रेड भी, ट्रेड वाला भी आप थोड़ा वेट करो, एक्सटर्नल ट्रेड वाला जो चैप्टर है मैंने बताया ना, उसमें भी देखोगे कि हमारा ट्रेड भी मस्त चल रहा है। थोड़ा मैन्युफैक्चर, हमारा जो टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो थोड़ा उसमें हम थोड़ा हमारा थोड़ा पैसा बाहर जा रहा है, बट सर्विसेज इसको बैलेंस आउट कर ले रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमने भी क्या देखा, कुल मिला के अभी हमने क्या देखा कि इंडिया की जो ग्रोथ है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है उसकी पॉपुलेशन का। क्यों? ये पॉपुलेशन डिमांड कर रही है, डिमांड, ये पॉपुलेशन जो है डिमांड कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आप चाहे मानिए ना मानिए, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मतलब आपको और लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसको पैसा भी दिया जाएगा, वेजेस दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी। अब लोगों के हाथ में पैसा है तो ये फिर से डिमांड करेंगे, फिर से डिमांड करेंगे, तो इकोनॉमी बेसिकली किक स्टार्ट चली जा रही है। ठीक है, बात समझ आई इतनी, हाया ना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने थोड़ा अपना देखोगे आप, हमने रिसेंटली बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए। इनफैक्ट इसी साल हम करीब 3 एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसी एक देश पर निर्भर नहीं है अपने ट्रेड के लिए। कल को अमेरिका हमें धमकी दे रहा है कि भैया हम टैरिफ लगा देंगे, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ईयू है, आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया अभी ओवरऑल डाइवर्सिफाई कर रहा है, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। ठीक है, चलिए ये वाली सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, आगे देखो सेक्टोरल ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, आपको सेक्टोरल ट्रेंड्स अगर मैं दिखाऊं, सेक्टर वाइज क्या ट्रेंड रहे हैं आप ज़रूर नोटिस करो। ठीक है, सर्विसेज मेन सप्लाई साइड कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है, मेन सप्लाई साइड कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है सर्विसेज। देखिए आप, ये रहा। ठीक है, सर्विसेज अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी हमारी स्ट्रेंथन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी रही है, वही हमारी स्टेबिलिटी रही है। यूजली हमने देखा है कि एग्रीकल्चर हमें थोड़ा दिक्कत में डाल देता है, बट यहाँ पर नोटिस करेंगे आप कि हमारी एग्रीकल्चर में भी इस बार स्टेबिलिटी बनी रही है, डिस्पाइट हमने कुछ चैलेंजेस फेस करे हैं। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से आप पता लगाएंगे क्या कि जो सर्विस सेक्टर है वो आपकी ग्रोथ का मेजर ड्राइवर है, मेजर पिलर आपकी ग्रोथ का सर्विस सेक्टर है। ठीक है, डिमांड सप्लाई असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन हमारा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा बहुत तगड़ा है, यही इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो चली जा रही है, हमारा जो ग्रोथ का पहिया है वो घूम रहा है इसी वजह से। एक्सटर्नल डिमांड हमें उतना इफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लिमिटेड ऑफर्स, लिमिटेड बट पॉजिटिव सपोर्ट। ठीक है, लिमिटेड सपोर्ट है एक्सटर्नल डिमांड का, बट स्टिल पॉजिटिव सपोर्ट है। कल को अगर ये एक्सटर्नल डिमांड रुक भी जाती है तो भी हमें उतनी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही है। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करें कि इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे, अगर उनको कैटेगराइज करें तो बेसिकली हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली बात हमने की है किसकी? कैपिटल एक्यूमुलेशन की। हमने भैया काम किया है कैपिटल डेवलप करने के लिए। ठीक है, हमने फालतू खर्च नहीं किया है, हमने खर्च किया है कैपिटल डेवलप करने के लिए, असेट बनाने के लिए। ठीक है, हमने असेट बनाई है। ठीक है,
फिर किस तरह की हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है, उसको हमने रिवाइव किया है। हमने रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया है कैसे कि भैया हमने क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट किया है कि भैया प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप आइए, आगे बढ़िए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको सहायता सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में भी हम रिफॉर्म्स फिर अपना लेकर के आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर इनपुट को भी इंक्रीज करने के लिए, लेबर की तरफ से आने वाली इनपुट को भी इंक्रीज करने के लिए हमने काफ़ी कुछ योग बेसिकली आप कह लीजिए स्टेप्स उठाए हैं। जैसे हमने लेबर के फॉर्मलाइजेशन पे वर्क किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अभी रिसेंटली सुना होगा इंडिया ने लेबर कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए। लेबर कोड्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं सो दैट हमारी जो लेबर है उस लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जा सके, उनका कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी है वो बढ़िया और बेहतर तरीके से निकल के आए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको भी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। फिर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी स्किल्स पे हमने काम किया है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगली कैटेगरी क्या है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हमने भैया प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने पर ध्यान दिया है, ठीक है। हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश किए हैं सो दैट हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो और निखर के आए और बढ़ के आए। फिर हमने रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस किए हैं कि भैया अगर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है या जिसकी पहले से खुली है उसको एक्सपैंड करना है बिजनेस, तो उसके लिए ये काम करना कोई मुश्किल बात ना रहे। जो पहले हुआ करता था लाइसेंस राज वगैरह, वो समस्याएं समाधान हमने बेसिकली करके दिया है। सिंप्लीफाई हमने चीज़ों को किया है, ठीक है। एफिशिएंसी गेन्स को हमने बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स एंड सस्टेन्ड रिफॉर्म्स हम बेसिकली इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आगे लेकर आए हैं। फिर आउटलुक की बात करें, ओवरऑल आउटलुक हमारी इकोनॉमी का कैसा रहा है। डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइव कर रही है, डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट, ओवरऑल आगे भी बना रहेगा। 2027 फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक ग्रोथ जो है, आपका जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं, ये मेजर फैक्टर रहने वाले हैं। मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल की मैंने जो स्टेटमेंट बताया था ना कि आप मोर और लेस अगर आप 7% के आसपास रख रहे हैं, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ग्लोबल सर्टेनिटीज़ के बाद भी अगर आप 7% की ग्रोथ रेट बना के रखते हैं, यू आर डूइंग क्वाइट गुड, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में एक टर्म यूज़ किया गया है, बहुत ही प्यारा सा टर्म है, क्या, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेलिबरेटली यूज़ किया जा रहा है, जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है इकोनॉमिक टूल्स को। किसको? इकोनॉमिक टूल्स को। किसके लिए? स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी गोल्स के लिए इकोनॉमिक टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, स्ट्रैटेजिक गेन्स को अचीव करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। इफ इन एनी केस पीटी में पूछ ले इस वर्ड के बारे में तो याद रखना, ठीक है। रीइमर्ज हुआ, ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, पहले भी होता आया था, ये अभी वापस से रीइमर्ज हो रहा है जियोपॉलिटिकल राइवलरीज के चलते, टेक कंपटीशन के चलते और जो ग्लोबल वैल्यू चेंज में वल्नरेबिलिटीज बनी हुई है उसके चलते, ठीक है। डिफर करता है इकोनॉमिक पॉलिसी से। इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली ये होता है कि आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, कुछ ऐसा निकाल के लाएंगे। बट यहाँ क्या हो रहा है, हम इकोनॉमिक, हमारी जो एज है, हमारी जो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं आपसे ऊपर हूँ तो बहुत बहुत मुमकिन है कि अपनी इस अपर पोजीशन को यूज़ करके हम आपको दबाने की कोशिश करें, आपसे अपने मन मुताबिक काम करवाने की कोशिश करें, ठीक है। इसको कह रहे हैं विच फोकस इज ऑन, फोकस कहाँ पे? ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड डिफिट्स यूजिंग फाइनेंशियल मॉनेटरी टूल्स। नया नहीं है, पहले भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टर्म्स देख लो, फिर यानी कि प्रीलिम्स में अगेन पूछ ले क्या कह रहा है। मेगेरियन डिक्री, इसका मतलब एक तरह का इकोनॉमिक सैंक्शंस था जो एंशिएंट ग्रीस में लगाया जाता था। फिर रोमन का ग्रेन सिस्टम भी इसी से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौटिल्य यानी कि चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र की किताब में भी यही सेम बात कहते हैं, जहाँ पर आप इकोनॉमी को स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज़ करते हैं अपने राजनैतिक और अपने देश के हितों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग ग्लोबल परसेप्शंस देख लो, इसके रिगार्डिंग क्या है कि भैया पहले देखा जाता था कि आप इकोनॉमिकली अगर इंटरडिपेंडेंस हैं,
मतलब आपकी इकोनॉमी बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है तो माना जाता था कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, आप ग्रो करेंगे। बट आज के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। आज के तौर पे आप जितना आत्मनिर्भर हैं उतना बढ़िया है, जितना दूसरे के पैर पे दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे उतना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज नॉट स्टेबिलिटी। अगर आप इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं किसी और पे, आप स्टेबल नहीं है इस मामले में, फिर आप क्या है, आप वल्नरेबल हैं। अगले ने अगर थोड़ा सा भी जो फ्लो आपका बना हुआ है दोनों के बीच में अगर टांग अड़ाई थोड़ी सी भी तो आपकी इकोनॉमी हिल जाएगी साहब। इतनी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइना और इंडिया ट्रेड बहुत अच्छा करते हैं। चाइना कल को कहे कि भैया हम नहीं बेच रहे रॉ मटेरियल, जो मन में आए कर लो। अब भारत क्या करेगा, क्या करेगा अगर इंटरडिपेंडेंट रहता है चाइना के ऊपर। इसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने क्या निकाला है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। अभी यूएस क्या करता है, यूएस क्या कर रहा है, यूएस का यही तो है, मेरी बात मानिए नहीं हम टैरिफ लगा देंगे, मेरी बात मानिए नहीं हम सैंक्शंस लगा देंगे। लगा दीजिए, अरे हमको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम ईयू के साथ ट्रेड करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम अफ्रीका के साथ ट्रेड करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी। और बताइए, हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, और बताइए, हम इसराइल के साथ ट्रेड करेंगे, और बताइए, ठीक है। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। अब 6 लोगों के साथ अभी यदि आपके संबंध हैं, 6 में से एक नाराज भी हो गया, बाकी 5 बचे हुए हैं भाई स्टिल आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंट होते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है आप सब पे डिपेंड हो ही जाए, थोड़ा अपने ऊपर भी सेल्फ डिपेंडेंस बना करके रखिए, थोड़ा आत्मनिर्भर हुई है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे की जा रही है। फिर पेंडेमिक शॉक हो गया, एनर्जी एंड फाइनेंस का देखो पेंडेमिक शॉक्स तो हुआ ही। पेंडेमिक शॉक कोविड जब आया तो सबको पता चला कि सप्लाई चेन्स कितनी वल्नरेबल है। कोई एक इवेंट सिर्फ और आपकी सप्लाई चेन्स धरी की धरी रह गई, आपका सारा ट्रेड ठप हो गया, ठीक है। ये दिखाता है कि आप कितने वल्नरेबल है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स अगर कुछ भी डिस्ट्रप्शंस उसमें आता है तो आपका बंटा बैठ जाएगा, ठीक है। ये हमें किसने बताया, कोविड ने बताया। फिर एनर्जी एंड फाइनेंस का वेपनाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ एफिशिएंसी ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन, लिमिट्स हमने देख ली हैं कि भैया ग्लोबलाइजेशन जो दावा करता है ना कि हम सबकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे, नहीं, हमने इसके लिमिट्स देख ली, ये भी लिमिटेड है, इसके भी दायरे जो हैं वो सीमित ही हैं। फिर नेशंस रीअसेसिंग एक्सपोजर टू क्रिटिकल सप्लाई चेन्स हमने देखा है, ठीक है। मिनरल्स, टेक्नोलॉजीज, ये सब हमने देखा है, ठीक है, कि भैया किस तरह से नेशंस जो हैं इनके एक्सपोजर को जो है वो बेसिकली फेस कर रही हैं। फिर आगे देखो ड्राइवर्स क्या है इस इकोनॉमिक स्ट्रीट क्राफ्ट के, ड्राइवर क्या है, सबसे पहले आ जाता है अल्ट्रा नेशनलिज्म, अपने देश से अति प्यार। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। वहीं चाइना लगा है कि चाइना को बेसिकली यूएस को रिप्लेस करना है, चाइना खुद सुपर पावर बनना चाहता है, यूएस की जगह लेना चाहता है, ठीक है। ये अल्ट्रा नेशनलिज्म है कि भैया हम ही सबसे आगे, हाँ मैं 30 मार खाऊं, मेरे से आगे कोई नहीं वाला, बेसिकली सीन यहाँ पे है। क्या है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म जो कभी सबसे पहले हुआ करता था वो अब सबसे आखिरी सीट ले चुका है, ठीक है। स्पेक्टिज्म बढ़ गई है किसके लिए, फ्री ट्रेड के लिए, भरोसा नहीं रहा है फ्री ट्रेड जैसा कुछ होता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ गया है। जब कोविड आया था WHO ने कितना एक्शन ले लिया चाइना के खिलाफ, बताइए। UN, यूनाइटेड नेशंस, ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी सारी बैठी हुई हैं, कितना गाजा में इतना वो सब हो रहा है, कितना एक्शन ले लिया आप लोगों ने भाई, क्या कर लिया आपने, हमको बताइए। इंस्टीट्यूशंस आपने बना के छोड़ दी, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं, ऐसा बेसिकली मान्यता बेसिकली बन के चली गई है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए थे, ये सिर्फ नाम के रह गए हैं, ठीक है। इन पे कुछ पर्टिकुलर देशों हैं, उनकी पकड़ है, उन्हीं के अंडर ये काम करते हैं, उन्हीं के हित के लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसा बेसिकली मोरलेस इस तरह के स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, सप्लाई डेफिसिट एसिमेट्री हमने भैया देख ली है। फिर अब्सेंस ऑफ अपडेटेड ग्लोबल नॉर्म्स, जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं वो एक ज़माने में बनाए गए थे, उनको अपडेट करने की आवश्यकता है, जो नहीं किए गए हैं, इस वजह से हम ये सारी समस्याएं जो हैं देख रहे हैं। फिर वो नॉर्म्स चाहे सब्सिडी रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, या फिर कॉम्पिटिशन रिलेटेड हो। जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंटेंसीफाई हो रहे हैं, फिर चाहे यूरोप की बात कर लीजिए, वेस्ट एशिया कर लीजिए, ठीक है। डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है लगातार, ठीक है। कोई भी देश, छोटे से छोटा देश हो चाहे बड़े से बड़े देश हो, डिफेंस पे खर्चा अपना बढ़ा है चला जा रहा है कि भैया कल को
सिचुएशन ही ऐसी बना दी है हमने, अब हर दूसरा तीसरा चैनल हमसे कहता फिर रहा है क्या क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। इतना डर तो मतलब बना हुआ है, ठीक है। अब सब अपना डिफेंसिव में खर्चा करने रोटी खाने को भले ही ना हो, लेकिन न्यूक्लियर फोड़ने को होना चाहिए। ऐसी तो मान्यता, ऐसी तो मतलब धारणाएं हम लेकर चल रहे हैं, ऐसी तो मेंटल हमारी वो है थिंकिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जो है ओवर क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस अगर आपके पास है तो कल के होने वाले राजा आप ही हैं, ठीक है। राजा 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 आप ही हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आपकी पकड़ है तो आने वाला कल आपका है, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट के टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एक्सपोर्ट कंट्रोल। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि यूएस किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस लगा के वो क्या कर रहा है, सप्लाई को कंस्ट्रेंट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल लगा दिया है कि मैं किसी को दूंगा ही नहीं, लेके दिखा लीजिए, ठीक है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स पर भी कंट्रोल लगाए जा रहे हैं। चाइना का हमने देखा है कि चाइना किस तरह से रेयर अर्थ्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। उसने भाई साफ साफ कह दिया है, आप अगर मेरे से खरीद रहे हैं और जाकर के इसको मेरे किसी दुश्मन को बेच रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स देंगे ही नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स पर अच्छा खासा कब्जा है चाइना का, ठीक है। अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, रिफाइनर है क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ्स का, कौन, चाइना। एट द सेम टाइम फिर हमने सैंक्शंस और ब्लैकलिस्ट करना देखा है। ये पर्टिकुलरली वेपन कौन यूज़ करता है, चाइना और वेस्टर्न नेशंस ने हमने देखा है कि भाई अगर वेस्टर्न देशों की बात या चाइना की बात कोई एक पर्टिकुलर देश नहीं मान रहा है तो वो क्या करते हैं, सैंक्शंस लगा देंगे। ईरान के केस में देखा है, ब्लैकलिस्ट कर देंगे फलाने देश को, अगर हम तो क्या, हम भी नहीं देंगे, हमारे जितने अलाइज हैं उसको भी नहीं देने देंगे। फिर हमने टैरिफ्स देखा है कि टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी की अगर हम बात करें, डिफेंस, क्लाइमेट, सोशल स्पेंडिंग, इन सब को एक स्ट्रैटेजिक चॉइस के तौर पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना का BRI आपको क्या लगता है, वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं, इसका बहुत सीधी सी बात है कि इसके पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मींस के लिए है ये, ठीक है। इसका मकसद इकोनॉमी डेवलप करना है ही नहीं। BRI किस लिए है कि BRI के थ्रू कनेक्टिविटी बनाए, आसपास के एरियाओं पे धीरे धीरे कब्जा जमाते जाए। इकोनॉमिक पर्पस है ही नहीं वो, मोरलेस उसका क्या, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और आपका स्ट्रैटेजिक पर्पसेस के लिए BRI डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। फिर इस पर्टिकुलर सीन में इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है वो देख लेते हैं मोरलेस, कि भैया इंडिया ने मोरलेस रेजिलियंस शो किया है टू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स, ठीक है। फिर वो चाहे यूएस की तरफ से आ रहा हो, चाइना की तरफ से आ रहा हो या किसी भी देश की तरफ से आ रहा हो, ठीक है। मोरलेस हमने देखो यूएस ने जब कहा कि आपको रशियन ऑयल खरीदना बंद करना होगा, आपको रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, आपको ऑयल अगर चाहिए तो आप यूरोप से लीजिए। जब यूएस ने हमको ऐसी धमकी वगैरह दी तो हमने साफ साफ एक कड़ा रुख लिया, एक स्टैंड, हमने क्लियर स्टैंड रखा कि नहीं, रशियन ऑयल हमें प्रॉफिटेबल है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हमने वहाँ पे एक क्लियर स्टैंड लिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ यूएस, ठीक है। हम रिजिलियंट शो कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप हमारे लिए क्या हो सकता है, हम बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, कि भैया अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, अपनी प्रेजेंस इतनी अच्छी कर लो जियोपॉलिटिक्स में कि अगला आपको इग्नोर करके रह ही नहीं पाए, ठीक है। आपको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए, आपके साथ काम नहीं किया तो आप ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। इस तरह का अपना प्रेजेंस बेसिकली आप बना के चलिए। कैसे, बाय ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज, या फिर एक ऐसा रोल आप प्ले कीजिए कि दैट आर सफिशिएंटली क्रिटिकल, आप एक क्रिटिकल प्लेस अचीव कीजिए टू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, की आपको रिप्लेस करना मुमकिन ही ना हो पाए। ऐसी अपनी पकड़ बेसिकली बना लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को टू कोर्सिव इकोनॉमिक एक्शंस, कि भैया अगर कोई आपके अगेंस्ट इस तरह के एक्शन लेना भी चाहे तो भी आपके अगेंस्ट कुछ खास फर्क पड़े नहीं, ठीक है। तो भी आप पर कुछ खास फर्क आपकी इकोनॉमी पर पड़े नहीं, ज़ीरो इम्पैक्ट बेसिकली इस तरह के इकोनॉमिक एक्शंस का आप पर हो। अपनी इकोनॉमी को इंटरनली इतना स्ट्रांग बेसिकली बना लीजिए। वे फॉरवर्ड देखते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए, भारत के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, लीवरेज कीजिए किसको, स्केल को, डाइवर्सिटी को और कैपेबिलिटीज़ को अपनी लीवरेज कीजिए। फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को स्ट्रेंथन कीजिए, हमारी तो पावर ही यही है, ठीक है। फिर शेप कीजिए ग्लोबल रूल्स और स्टैंडर्ड्स को, उसमें हेल्प आउट कीजिए। जैसे हमने स्पेसिफिकली किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के केसेस में, हम ये हमारी बहुत सी ताकतों में से एक है तो इसको लीवरेज कीजिए।
अपने फ़ायदे के लिए फिर इंश्योर कीजिए इंटीग्रेशन जो है वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बने, ना कि वल्नरेबिलिटी। आप इंटीग्रेट मल्टीपल इकोनॉमी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा बना के रखिए, अपने आप को कमज़ोर बना के मत रखिए। ये बेसिकली एक भाव मत आने दीजिए कि मैं आपके साथ इंटीग्रेट हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ ना। अगला चैप्टर आपका है फिजिकल डेवलपमेंट्स, एंकरिंग स्टेबिलिटी किसके जरिए? थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। याद रखिए किसके थ्रू स्टेबिलिटी लाएंगे? क्रेडिबल कंसोलिडेशन के जरिए फिजिकल डेवलपमेंट। देखते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है। सबसे पहले तो ग्लोबल कंटेक्स्ट समझो कि ग्लोबली जो पब्लिक डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो पब्लिक डेट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, हाई पब्लिक डेप्ट, ठीक है। फिर कंस्ट्रेंड, इसकी वजह से जो है फिजिकल स्पेस जो है कंस्ट्रेंड है, फिजिकल लिबर्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है, मन मर्जी खर्चा नहीं कर सकते, मन मुताबिक खर्चा, आवश्यकता अनुसार भी इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि खर्चा नहीं किया जा सकता है। क्यों? पब्लिक डेप्ट है, ठीक है, पब्लिक डेट है। इंडिया का वहीं पर अगर हम बात करें, इंडिया का स्टैंस क्या है? मोर और लेस हमने क्या किया है? फिजिकल कंसोलिडेशन किया है विद सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने फिजिकल कंसोलिडेशन किया है, हमने अपने जो फालतू खर्चे हैं वो थोड़े कम किए हैं। इसका कब हमने खर्चे कम किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, हमने इन्वेस्टमेंट की है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। हमने फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस किया है विद सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है किस में एंकर्ड? देखो ये जो हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन है किस में एंकर्ड है? पहली बात तो क्रेडिबल डेफिसिट रिडक्शन, हमने अपना डेफिसिट रिड्यूस किया है। देखो क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, क्या होता है? हमारे कुछ एक्सपेंडिचर हैं, चलो न्यूज़ में बताते हैं। पहले फिजिकल डेफिसिट समझ लो क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? देखो ये समझ लो, ये पर्स है, ये पर्स किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। ये है गवर्नमेंट का पर्स। अब इस गवर्नमेंट के पर्स में से कुछ पैसा गया और कुछ पैसा आया है, ठीक है। मान लो इस गवर्नमेंट के पर्स में 100 रुपये आए, ठीक है, 100 रुपये आए, पर इस पर्स में से आपने खर्च कर दिए 150 रुपये। 150 तो थे ही नहीं, तो 150 खर्च कैसे किए? तो बड़ी जाहिर सी बात है, आपने 50 रुपये का उधार लिया होगा, उधार लिया होगा 50 रुपये का, ठीक है। ये 50 रुपये आपका क्या है? यही आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, यही आपका फिजिकल डेफिसिट है। अब इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, कि मान लीजिए कि आपकी इनकम है 100 रुपये, अगेन 100 रुपये ही कमा रहे हैं, बट आपने अपने खर्चे कम कर लिए, रैशनलाइज कर लिया। अब आपके मान लीजिए 80 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, ठीक है, 80 रुपये ही आपके खर्च हो रहे हैं, बच गया कितना? 20 रुपये। ये आपके रिजर्व्स बन रहे हैं। ये आपने क्या किया? ये आपने फिजिकली खुद को कंसोलिडेट किया है, ठीक है, फिजिकली खुद को मजबूत बनाया है, ठीक है। आपका फिजिकल कंसोलिडेशन बेसिकली आप कह सकते हैं हुआ है, ठीक है। यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने क्रेडिबल डेफिसिट रिडक्शन किया है, हमने डेफिसिट जो है अपना उसको रिड्यूस किया है। कैसे? रेजिलिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन किया है। हमारा रेवेन्यू हम मोबिलाइज कर रहे हैं, बट उन्हीं एरियाज में जहाँ से हमको वापस रिटर्न भी मिले। फिजूल खर्ची बेसिकली सरकार कम कर रही है। फिर शिफ्ट किया है हमने स्पेंडिंग टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज योर असेट क्रिएशन। हमने भाई रोड बनाए हैं, हमने पोर्ट्स बनाए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है, इनसे हमें रिटर्न आएगा, ठीक है। फिजूल खर्ची सरकार ने कम की है। रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मजबूत हुई है। पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ जो हुई है उसको सपोर्ट किया है इस इन्वेस्टमेंट ने, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो। फिजिकल पॉलिसी की एंकर है आपका किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी और कॉन्फिडेंस में भी। याद रहे दोनों की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की भी प्लस कॉन्फिडेंस में। भैया अगर आपके ऊपर उधारी ज़्यादा है, आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे आप पे भरोसा कम रहेगा। क्यों? आप एनी टाइम मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे भाई, आप एनी टाइम मेरा पैसा लेके भाग सकते हैं, ये डर बना रहेगा, भरोसा कम है, ट्रस्ट कम है, ट्रस्ट डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, ठीक है, आपके ऊपर उधारी ज़्यादा है। बट यहाँ ग्राफ देखो 21 में हमारा पीक कर गया, ठीक है,
21 में ये जो ग्रीन है ये आपका फिजिकल डेफिसिट और ये जो रेड लाइन है दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट में अंतर क्या होता है, 2 मिनट रुको मैं बताती हूँ जिसको नहीं पता है। देखो फिजिकल डेफिसिट देखो हमारा कॉन्टिन्यूसली आफ्टर 21 इज योर कोविड वाला टाइम, वहाँ पर गवर्नमेंट ने भर भर के खर्चे किए थे सो दैट इकोनॉमी रिवाइव की जा सके। आफ्टर दैट आप देखेंगे कंटिन्यूस एक स्टडी डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये फैक्ट भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है कि 2021 के बाद से क्या स्टडी डिक्लाइन हमारे फिजिकल डेफिसिट में हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट में हुआ है? हाँ हुआ है, हो रहा है, गवर्नमेंट डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, ये देखो रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, ठीक है। फिर इससे हुआ क्या कि भैया हमारी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, वो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। हमारे ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है, हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, उधार कम है, कॉन्फिडेंस उधार कम है, 100 रुपये का उधार है, कल परसों चुका देंगे, 1000 रुपये का उधार है, चलो ठीक है 10 दिन में चुका देंगे, लाख 2 लाख का उधार है, महीने 2 महीने में चुका देंगे, करोड़ों का उधार है तो धक धक रहता भैया पैसा लेके ना भाग जाए। उधार कम है तो हमारी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है। जैसे आपको सिविल स्कोर दिया जाता है ना इंडिविजुअल को, वैसे ही गवर्नमेंट को स्कोर दिया जाता है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबल रेटिंग्स कितनी है, ग्लोबल रेटिंग्स उसकी क्या है। तो हमारी आफ्टर अ गुड इनफ टाइम, लगभग 18 साल बाद इनफैक्ट आप कह सकते हैं, ये जो एसपी एंड ग्लोबल रेटिंग्स है ना, इसने भारत की जो रेटिंग्स है इम्प्रूव की हैं, -BBB से इम्प्रूव करके इसको BBB में, अरे यार स्पेस का दिक्कत, चलो अच्छे से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या कि पहले हमारी रेटिंग BBB- थी, ठीक है, इसको इम्प्रूव करके BBB में कर दिया है आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल का समय लग गया हमें एक पायदान क्रॉस करने में। तो बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी, भारत की जो स्टेबिलिटी है, भारत की जो कॉन्फिडेंस है, भारत की अर्थव्यवस्था में जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है, इम्प्रूव हुआ है हमारा रेवेन्यू बायोंसी, ठीक है। फिर हमने कंटिन्यूड एम्फेसाइज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन कैपिटल क्रिएशन में एक ऐसी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ से हमको रिटर्न भी आए। ऐसा ना हो पैसा गया चला ही गया, डुबाने वाला काम हमने नहीं किया है, ठीक है। फिजिकल ट्रांसपेरेंसी हमने इम्प्रूव की है। फिर हमने डेफिसिट रिडक्शन पे भी काम किया है बेसिकली, ठीक है। प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड 2025 में, लास्ट ईयर ओनली रेटिंग्स जो है इंक्रीज हमारी की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि रेवेन्यू में ट्रेंड्स क्या रहे हैं हमारे, वो देख लो। सेंटर का रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो इंक्रीज हुई 8.5% ऑफ GDP से बढ़ करके कितनी हुई 9.1% हो गई, ठीक है। अब ये हुआ कैसे है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी इंक्रीज कैसे हुई है, ड्रिवन बाय बॉयंट डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम गवर्नमेंट ने क्या किया था अभी रिसेंटली, देखो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किए थे, बट इनकम टैक्स को जब रैशनलाइज किया तो उससे क्या हुआ, टैक्स बेस बेसिकली हमारा बढ़ गया, टैक्स बेस बेसिकली हमारा बढ़ गया। टैक्स बेस बढ़ने से क्या हुआ, टैक्स बेस बढ़ गया मतलब अब ज़्यादा लोग आपको जो है टैक्स पे करने आएंगे। पहले मान लीजिए अगर 10 लोग टैक्स पे कर रहे थे, अब 10 की जगह 15 लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो टैक्स की कलेक्शन है मेरे पास वो बढ़ रही है। ये डायरेक्ट टैक्स के केस में हो गया। फिर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जीएसटी 2.0 लेकर आई भारत सरकार, जीएसटी 2.0 लेकर आई थी ना भारत सरकार, जीएसटी का महाउत्सव जिसे कहा गया था, जीएसटी 2.0 लेकर आई थी ना भारत सरकार, जिसमें बेसिकली मल्टीपल स्लैब्स को हटा करके सिर्फ 3 स्लैब रखे गए थे, जिसमें आपका 5%, 18% और जो लग्जरी आइटम्स है उन पे 40% का जीएसटी रैशनलाइज कर दिया। स्लैब्स भले ही 3 है लेकिन इससे हुआ क्या, क्या बढ़ गया आपका टैक्स बेस बढ़ गया, अब ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो लग्जरी आइटम्स है उस पर आप ऑलमोस्ट 40% टैक्स पे कर रहे हैं। क्या हुआ, टैक्स बेस बढ़ा, आपकी जो टैक्स से होने वाली अर्निंग है वो बढ़ गई,
ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स लेकर के आए, टेक्नोलॉजी लेड कॉम्प्लायंस हुआ, फिर फॉर्मलाइजेशन किया आपने और इम्प्रूव किया कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन किया, पहले जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको रजिस्टर कराया, अब वो जो इनफॉर्मल चैनल में ऑपरेट कर रहे थे फॉर्मलाइज किया, फिर अब ये रजिस्टर हो गए हैं, अब ये जो लिखा पढ़ पहले नहीं हो रही थी अब हो रही है, अब रिटर्न में आपके पास प्रूफ्स हैं कि भैया अगला कितना कमा रहा है तो टैक्स पे करेगा अगर एलिजिबल टैक्स स्लैब में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट आप ये नोटिस कीजिए जो जीएसटी कलेक्शंस है मल्टीप्लाई हुई है ऑल टाइम हाई के लिए 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डिमांड भी और प्राइस कम्पिटिटिवनेस भी, फिर वॉल्यूम और कंप्लायंस गेंस भी सस्टेन करेंगे, हमें अच्छा खासा रेवेन्यू बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना लिखो फटाफट, हाँ या ना लिखो फटाफट। ये देखो, सस्टेन्ड रेवेन्यू बॉयंसी एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्स बेस। यहाँ ध्यान से देखो, जो ग्रीन वाला है आपका, जो ग्रीन वाला है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है और जो येलो वाला है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी ये जो सर्कल के अंदर वाला है ना, नंबर मिट गया, ये जो सर्कल के अंदर वाला है ना उसको ध्यान से देखो, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स है, प्री पैंडेमिक, ठीक है। प्री पैंडेमिक एवरेज क्या था आपका? 52% अर्निंग किसकी हो रही है, किसके जरिए हो रही है? डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए, और 48% अर्निंग किसके जरिए हो रही है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। बट अभी जब रिफॉर्म्स वगैरह लेकर के आई गवर्नमेंट, उसके बाद अभी 2025 में देखो 59% अर्निंग किससे हो रही है? 59% आपकी अर्निंग हो रही है 59% अर्निंग हो रही है आपकी किसके जरिए? डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए, और बची हुई 41% अर्निंग हो रही है किसके जरिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। ये अच्छी बात है, क्यों? डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है? जो ऑलरेडी कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये गरीब लोगों को भी देने पड़ते हैं। भैया अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, अगर मान लीजिए मैंने ये कॉपी भी खरीदी है तो इस पर मेरे को कुछ ना कुछ जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इस पर जीएसटी अगर 5% है तो इस पर ये जीएसटी 5% मेरे को भी देनी है, आपको भी देनी है, अंबानी को भी देनी है, और अगर सड़क किनारे कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है जो गधा मजदूरी कर रहा है, उसको भी इस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कोशिश कीजिए, हमारी बेसिकली कोशिश रहती है कि जितना कम व्यक्ति दे उतना ही अच्छा है, जो कि हो भी रहा है कि हमारी 41%, अगर 100 रुपये का हमें टैक्स मिला है, 100 रुपये का हमने टैक्स से अर्निंग की है इंडायरेक्ट टैक्स से, तो उसमें 59 रुपीज़ हमें किसके ज़रिए मिले हैं? डायरेक्ट टैक्स से, और 41% मिले हैं किससे? इनडायरेक्ट टैक्स से, जो पहले 48 था, विच इज़ अ गुड पॉइंट कि बर्डन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो जो आपका जो लोअर क्लास है, जो लोअर क्लास है उस पर कम पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप देखिए पोस्ट पैंडेमिक लेवल और प्री पैंडेमिक, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो थी गवर्नमेंट की पर जीडीपी, देखो ये भी बढ़ रही हैं, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ रही है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस आपका वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर क्वालिटी एंड कैपिटल पुश देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ज़्यादा मोटा हो गया, एक्सपेंडर क्वालिटी एंड कैपिटल पुश देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मालूम है? देखो, दो तरह के खर्चे करती है सरकार, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट क्रिएशन में हो रहा है, कुछ वास्तव में ऐसा सामान बनाया जा रहा है जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, उस पेमेंट से भारत सरकार को वापस कुछ नहीं मिलने वाला है, ये उस तरह का पेमेंट रहता है, ठीक है, उस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने रिड्यूस किया है, ठीक है। फ्रॉम 13% ऑफ जीडीपी अगर हम पहले खर्च कर रहे थे, अब सिर्फ 10% ऑफ जीडीपी है, 3% का लगभग हमने डिक्रीज लेकर आए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्री पैंडेमिक हमारा कितना था? करीब करीब 1.7% ऑफ जीडीपी था, पोस्ट पैंडेमिक 3% के आसपास है, दोगुना हमने कर लिया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। क्यों? अब ज़्यादा असेट क्रिएट होगी तो ज़्यादा अर्निंग, बेसिकली ज़्यादा हमारा इन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये हुआ कैसे है? सबसे पहले तो हमने सब्सिडीज़ को रैशनलाइज किया है, फ्रीबीज बांटनी कम कर दी हैं, ठीक है, फ्रीबीज बांटनी कम कर दी हैं, मुफ्त योजनाएं जो चल रही थी उनको थोड़ा कम किया है, खर्चा बेसिकली रैशनलाइज, 100 रुपये ही है
मुझे पता है मेरा खर्चा 150 का है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, खर्चे रैशनलाइज करेंगे, जो कम ज़रूरी खर्चा है उसको बाद के लिए रखेंगे। वही सरकार कर रही है, सब्सिडीज रैशनलाइज की उन्होंने पहली बात तो। फिर जो लीकेजेस हो रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए उनको कम किया है। करप्शन बेसिकली जो नीचे टेबल से नीचे चला जाता है ना पैसा सरकार का, उसको कम किया है। फिर वो चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मनरेगा को अभी हमने देखा ना कि बेसिकली इसको रिवैम्प किया गया, मनरेगा स्कीम को क्या कर दिया, सप्लाई ड्रिवन। भाई अंधाधुंध नहीं करना है, सप्लाई ड्रिवन, जितनी सप्लाई ड्रिवन बनाया हमने उसको, ठीक है। फिर पीएम किसान में भी जो सब्सिडीज़ वगैरह दी जाते हैं और बेनिफिट वगैरह दिया जाता है उसको रैशनलाइज सरकार बेसिकली कर रही है। जो लीकेजेस उसमें होते हैं उसको रिड्यूस कर रही है। फिर फाइनेंशियल फिजिकल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट लेकर आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल इंडिकेटर्स इन 2026 रिमेन ऑन ट्रैक, हम ऑन ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली कुल मिला के ताम झाम जो है बढ़िया चल रहा है। देखो एक बात समझो, ये रहा सरकार का पर्स, ठीक है। अब इसमें आए 100 ही रुपए हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, सरकार के पास खर्च करने को भी तो 100 ही रुपए हैं। अब उसका खर्चा अगर 150 रुपये है तो दो ही काम हो सकते हैं। पहला कि या तो वो उधार ले, उधार, या फिर अपने खर्चे कम करे, उसको 100 के अंदर ही समेटे, ठीक है, उसको 100 के अंदर ही समेटे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उधार कम ले रही है, कंसोलिडेशन, फिजिकल कंसोलिडेशन पे हमने काम करना है। अब खर्चे कम कर रही है कैसे, इन्वेस्टमेंट कम नहीं किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया है हमने, बाकी जो ऊपरी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश की है। आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम के मुकाबले जो जॉब्स गवर्नमेंट निकाल रही है वो थोड़ी कम हुई है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा हायरिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले अगर जॉब्स पे हायर किया है, पहली बात तो आपको पूरा 30 दिन का हर महीने सैलरी देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है भैया, अगर 20 दिन का काम था तो 20 दिन की ही सैलरी देनी पड़ेगी आपको, 10 दिन की सैलरी आपकी बच गई। फिर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट होती हैं, काम है नहीं है करवाया जाना है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा स्पेसिफिकली जो पुलिस वाले होते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जॉब हमने निकाली नहीं, हमें मान लो ज़रूरत थी 100 पुलिस वालों की, है हमारे पास 80 ही। अब इन 80 पुलिस वालों से ही 100 पुलिस वालों का काम कराया जा रहा है, कम वर्कफोर्स में ज़्यादा काम हो रहा है। जब 80 पुलिस वाले 100 पुलिस वालों का काम कर ले रहे हैं तो ये 20 पुलिस वाले हायर करने क्यों है, खाम का खर्चा बढ़ाना क्यों है, ये भी है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे भारत में है जो है, चलो आगे बताएंगे। अब पेन वो बेसिकली हमने देखा है कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट ने पेंशन्स रिड्यूस कर रही है। हमने देखा है ना गवर्नमेंट किस तरीके से पेंशन रिड्यूस कर रही है। फिर सब्सिडीज़ वगैरह तो रैशनलाइज कर ही रही है। मनरेगा रिवैम्प हमने देखा कि भैया उन्होंने कैसे क्या किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पॉइंट है हेल्थ वाला, वो भी देखेंगे हम। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस, भारत में इसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब अब हेल्थ पे होने वाला खर्चा गवर्नमेंट का वो कम होगा। गवर्नमेंट अगर लोग खुद से खर्च करने को तैयार हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार का खर्चा कम होगा, सरकार का पैसा यहाँ भी बच गया, ठीक है, पैसा बच गया। अब ये पैसा यहाँ बचा, इसका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया जाएगा, ठीक है, असेट्स क्रिएट की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर आपकी अर्निंग बढ़ेगी, डेब्ट कम होगा, क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी आपकी बेसिकली बढ़ेगी ओवरऑल, ठीक है, विश्व स्तर पर बढ़िया आदमी निकल के आएंगे आप। अब सेंटर और स्टेट का फिजिकल डायनामिक्स देखो आप। एक स्कीम का नाम याद रखो, क्या, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम लाई गई थी किस लिए, इस स्कीम का मेन एम क्या था कि जो स्टेट्स हैं हमारे उनको इंसेंटिवाइज, उनको बेसिकली मोटिवेट किया गया कि आप अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एटलीस्ट समवेयर अराउंड 2.5% ऑफ द जीडीपी रखिए। जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एटलीस्ट मेंटेन कीजिए 2.5% ऑफ द जीडीपी। यहाँ स्टेट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, वो ना एक होता है ना कि जब बाप होता है घर में तो औलाद जो है वो थोड़ी सी, जो बेटा होता है ना वो थोड़ा सा खुला खर्चा करता है, कदर नहीं होती उसको पैसे की। तो यहाँ पर भी वही हुआ, सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, तो स्टेट को लगता है कि भैया हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सेंटर देगा ही देगा। तो वही हुआ कि स्टेट्स की तरफ से अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा था। आप आइए, आपको चाहिए, मैं स्टेट हूँ, अरे ले जाओ, अंधा पैसा है, क्या बात कर रहे हैं, अरे ऊपर वाले का दिया वो सब कुछ है, ले जाओ। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र हो रहा था कैश का, ठीक है। अब
इसकी वजह से हो क्या रहा था कि भैया जो एक्चुअल जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे पैसा पूरी नहीं पड़ रहा है। हमें करना है कैपिटल डेवलपमेंट, हमें हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें करना है ह्यूमन एक्सपेंडिचर, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है। कैपिटल एक तो हो गया, आप कैपिटल कैपेक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहा है। ह्यूमन भी तो एक तरह का कैपिटल है ना। लोग जो ह्यूमन हैं, जो हम लोग हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो आगे जाकर के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही तो करेंगे, अच्छी जॉब लेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही तो करेंगे। तो ह्यूमन पर भी कैपिटल खर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन पे खर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो ऊपर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए जो एक्चुअल काम है वहाँ के लिए पैसा पूरा ही नहीं पड़ रहा था। तो अब पापा जी जो हैं उन्होंने लठ बजाया कि नहीं बेटे, डंग में हो जाओ, मिनिमम 2.5% ऑफ जीडीपी आपको अपना खर्च करना है। किसके लिए? कैपेक्स पे करना है। किस पे? कैपेक्स पे, ठीक है। चलो फिर हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी हमारी वो भी इंप्रूव हुई है। क्या इंडिया ने रिड्यूस किया है जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो बाय 7.1%, विच इज़ क्वाइट गुड, 7.1% पॉइंट सिंस 2020, ठीक है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि हमने ये अचीव किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हमने अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बना के रखी है। तो काटा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स कम किया होगा, पेंशन हम थोड़ा कम दे रहे हैं, हम थोड़ा सा जॉब्स कम दे रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट हमारी लगातार बनी हुई है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि भैया जॉब काट दी, इसका मतलब कि ये तो फिर आप वही हो गया, आपने अगर जॉब काट दी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं, फिर मनी का फ्लो इकोनॉमी में कम होगा। ठीक है, जॉब काट दी मतलब बिल्कुल ही ऐसे कट नहीं कर दिए है, काम चलता रहे इस लायक जॉब्स भी दी हुई हैं। मैंने बताया ना, परमानेंट जॉब को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी समझो कि भैया ये इकोनॉमिक सर्वे है, सरकार द्वारा निकाला गया है, तो सरकार की पीठ थपथपाई जाएगी, तो थोड़ा वही काम यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इस इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? सेंटर का डेट ट्राजेक्ट्री दिखा रहा है। पीक कहाँ किया है? फाइनेंशियल ईयर 21, क्योंकि भैया यहाँ पे कोविड चल रहा था, हमें इकोनॉमी रिवाइव करनी थी, थोड़ा उधार हम लिए हैं, ठीक है। थोड़ा उधार यहाँ से यहाँ तक हम लिए हैं, यहाँ भी फिर भी कम ही था। यहाँ ये जो कोविड गिर रहा है यहाँ थोड़ा बड़ा है, बट उसके बाद आप देखेंगे ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये काबू में आता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये डाटा कहाँ से आ रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो आपकी और मॉस्पी की तरफ से आ रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से। फिर आगे देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर। हमें रोबस्ट रेसिलियंस उन्होंने हमें दिखाया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस की बात अगर हम करें, रेपो रेट कट किया है आरबीआई ने, ठीक है, रेपो रेट कट किया है अमिड मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन। रेपो रेट क्या होता है मुझे ये बताओ? रेपो रेट इज़ द रेट जिस पर आपकी जो आरबीआई है बैंक्स को लोन देती है। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक्स। अभी अगर रेपो रेट ज़्यादा है, आरबीआई महंगा लोन दे रही है तो बैंक्स को, तो बैंक मेरी चचा ताऊ तो है नहीं, वो मुझे महंगा लोन देंगी। मुझे लोन महंगा मिलेगा तो हम पैसा मार्केट से कम उठाएंगे, हम बैंक से कम उठाएंगे, बैंक से पैसा कम उठाएंगे तो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो एक मनी फ्लो जो है इकोनॉमी में वो कम होगा। तो अब वहीं पर अब इसका उल्टा इमेजिन करो कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, मतलब अब सस्ते दाम पर बैंक को लोन अवेलेबल है, बैंक को सस्ते दाम पे मिल रहा है तो बैंक हमें सस्ते दाम पे देगी। अब मुझे अगर सस्ते दाम पे मिल रहा है, मान लो मुझे बंगला खरीदना था, एक बंगला बनेगा, आहा, ठीक है, मुझे बंगला खरीदना था, मान लो मुझे बंगला खरीदना था 5 करोड़ का, सस्ते दाम पे लोन अवेलेबल है, तो हमने भैया लोन 5 करोड़ का सैंक्शन करा लिया, थोड़ा अपनी जेब से डाला, थोड़ा जरूर बैंक से लगा लिया, मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा, ठीक है। घर खरीदा है, मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ाए हैं। अब ये ज़मीन, पहले मैं ज़मीन खरीदूंगी, ज़मीन खरीदी, फिर उसको बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए आर्किटेक्चर रखा कि भैया हमको नक्शा इसका बना के दो, हमारा बंगला कैसा देखेगा। फिर इसको बनाने वाले इंजीनियर्स रखे, मजदूर रखे, ठीक है, काम बढ़ रहा है। अब वहीं अगर इस लोन को, ये लोन महंगा हो जाता तो हम कहते हैं नहीं भाई इस साल नहीं लेंगे, आगे फिर कभी देखते हैं, 5 करोड़ का नहीं लेंगे, थोड़ा सस्ता कर लेते हैं, 1 करोड़ में सेटल डाउन कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इकोनॉमी को, ठीक है। रेपो रेट आरबीआई ने कट किया मतलब सस्ते दाम पे लोन अवेलेबल है, मनी फ्लो मार्केट में बढ़ेगा। फिर ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाया व्हाट, सीआरआर कट किया, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? देखो बैंक जो है, बैंक के पास जब पैसा आने लगता है
तो आरबीआई कहती है सुनो बेटा, ऐसा है कि इसको अंधाधुंध नहीं उड़ाना है, थोड़ा पैसा आगे आने वाले कल के लिए बचा के चलो, थोड़ा सेविंग करते चलो, ऐसा आरबीआई बोलती है बैंक्स को। बैंक कहती है ठीक है, कैसे करना है? तो वो बोली कि थोड़ा सा मेरे पास रख दो, थोड़ा अपने पास रख लो सेव करके, ठीक है। अगर 100 रुपये कमाए हो तो 100 में से 10 रुपये मेरे पास रख दो, 10 रुपये अपने पास रखो, बाकी 80 रुपये खर्च करो, उड़ाओ, जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो जो अपने पास रख रही है बैंक वो कितना है, वो क्या है, CRR। और जो SLR है वो क्या है, जो बैंक अपने पास रखती है, ठीक है। इसको भी, ये SLR और SRR को भी कट किया गया। कट किया गया मतलब पहले अगर 10 रुपये रख रही थी अब 5 ही रुपये रखेगी अपने पास, यानी अब 100 में से पहले अगर 90 रुपये ही जा रहे थे मार्केट में, अब कट के कितना हो रहा है, अब 95 रुपये हो रहा है मार्केट में। मनी ज़्यादा जा रहा है, मनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा, इकोनॉमी किक स्टार्ट बेसिकली होती है, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक्स। बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ देखें तो उसका जो ग्रॉस एनपीए है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो असेट्स जिनसे अब बैंक को कोई अर्निंग नहीं हो रही है, वो भी डिक्लाइन हुई है, मल्टी डिकेडल लोस पे है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है बैंक्स के पास वो भी बड़ा है, ठीक है। फिर ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारी जो असेट क्वालिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना लिखो। कैपिटल मार्केट और सेविंग्स का हाल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैपिटल फॉर्मेशन हमारा हुआ है किसके जरिए, प्राइमरी इक्विटी मार्केट्स के जरिए, ठीक है। हाउस होल्ड सेविंग्स हमारी इंक्रीज हुई है और जो इंक्रीजिंगली बेसिकली शिफ्ट हुई है किसकी तरफ, इक्विटीज की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, ठीक है। अब हाउसिंग जो है, जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स में। फिर राइजिंग शेयर है किसका, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स का, रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, कि हमारी इकोनॉमी अब फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। सेफ बैंक खाते में नहीं किया जा रहा, अब इन्वेस्ट करेंगे वो मार्केट में। क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन देखते हैं, एक्सपैंड कर रही है, कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं हम, कैसे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू, फिर फिनटेक लेंडिंग के थ्रू, किसके थ्रू, गवर्नमेंट माइक्रो क्रेडिट की स्कीम्स। माइक्रो क्रेडिट स्कीम कौन सी, बताओ बताओ बताओ। इकोनॉमिक सर्वे 2 स्कीम्स के बारे में बताता है, 2 मिनट को बताती हूँ मैं। उससे पहले देखते हैं प्रोग्रेस हुआ है किसमें, पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर में भी, पेंशन और इंश्योरेंस कवरेज में भी हमारा प्रोग्रेस हुआ है। कैसे हुआ है, 2 मिनट को आगे बताती हूँ। देखो पेंशन देख लो पहले, पेंशन हमारा बड़ा है, कैसे कैसे देखो, ये देखो ये आपका क्या है, अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ये 2 स्कीम है, स्कीम मैं फिर से बता रही हूँ, स्कीम जितनी भी आ रही है इकोनॉमिक सर्वे में कर लेना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो आपका अटल पेंशन योजना, दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम। अब देखो पहले क्या था, कितने सब्सक्राइबर, 2016 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। पहले अटल पेंशन योजना में कितने सब्सक्राइबर थे, 24 लाख के आसपास, ठीक है। जो बढ़ के कितने हो गए, 641, 24, पहले 24 लाख था, अब 641 लाख के आसपास सब्सक्राइबर आपको दिख जाएंगे अटल पेंशन योजना में। कितना भारी नंबर से बढ़ोतरी हुई है। और ये जो आपकी असेट है, अटल पेंशन योजना के अंदर जो फंड इकट्ठा हो रहा था, असेट्स इकट्ठी हो रही थी, पहले उसकी कीमत कितनी थी, करीब 0.51 थाउजेंड करोड़, जो बढ़ के कितनी हो गई है, 44.8 थाउजेंड करोड़। कितना भयंकर इंक्रीज है 2025 से, 16 का 25 से कंपैरिजन किया है, 16 में इतना था, 25 में इतना हो गया। नेशनल पेंशन स्कीम देखो, पहले कितने सब्सक्राइबर थे, 97.5 लाख, जो बढ़ के कितने हो गए, 198.5 लाख, ठीक है। असेट इसके अंदर कितनी, 118,000 करोड़ की थी, जो बढ़ के कितनी हुई, 1,398,000 करोड़। देख रहे हैं कवरेज क्या एकदम बूम 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 करके इंक्रीज हुआ है, ठीक है, धड़ल्ले से। फिर टूवर्ड्स इंश्योरेंस फॉर ऑल देख लो, आपका जो लाइफ टोटल प्रीमियम है, पिंक वाला, वो देखो इंक्रीज हुआ है, लाइफ वाला बड़ा है, कितनी भयंकर तरीके से बड़ा है, ठीक है। बट नॉन लाइफ वाला अभी थोड़ा कम है, बट ठीक है, लाइफ वाला इंक्रीज बेसिकली हुआ है, ठीक है। वो देख लो आप ये ग्राफ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ग्लोबल कैपिटल, हमने ग्लोबल कैपिटल इंटीग्रेशन भी किया है गिफ्ट सिटीज़ के जरिए, ठीक है। गिफ्ट सिटीज़ जो हैं वो इमर्ज हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के हब के तौर पे, भारत हब बन के निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, पहली बात तो हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमारे वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। फिर जो एआई है, एआई का जो यूज़ है इन फाइनेंस सेक्टर, हमको उसको थोड़ा मैनेज करने
करने की आवश्यकता है। फिर हमें स्केल द सिस्टम फॉर अ ग्रोइंग एंड एस्पिरेशन पॉपुलेशन। हमारा जो सिस्टम, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 1.4 बिलियन। इस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी है वो अभी उतनी नहीं है। अब इसको थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बढ़ाने की हमें बेसिकली आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने बताया था ना वो 2 स्कीम्स क्रेडिट ग्रोथ के लिए। पहली स्कीम आपकी कौन सी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और दूसरी स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत। पहली कौन सी बात कर रहा है वो, मुद्रा योजना की, और दूसरी कौन सी स्कीम की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि। ठीक है, इन स्कीम्स की बात यहाँ पे कर रहा है। अब देखो, अ डिकेड ऑफ फंडिंग द अनफंडेड, पैसा उसको दिया जा रहा है जिसके पास है नहीं बट उसको आवश्यकता है अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट किए गए ओवर कितना, 36 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्रेडिट बांटा गया अक्रॉस 54.45 करोड़ लोन अकाउंट्स। ये डाटा कब तक का है, एज ऑफ 2025। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स, 100 अगर माइक्रो लोन दिया गया है उस 100 माइक्रो लोन्स में से 69% माइक्रो लोन्स किसको दिए गए हैं, वुमेन्स को। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहा है। फिर 51.6 लाख करोड़ डिसबर्स किए गए हैं 33 करोड़ अकाउंट्स में, किसके, SC ST OBCs और अदर माइनॉरिटीज़, तो उनको भी साथ में लेते हुए बेसिकली ये चल रहा है। अब यहाँ देखो, PM स्वनिधि एम्पावर कर रहा है इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला वगैरह जो लगाते हैं, किसके जरिए, माइक्रो क्रेडिट के जरिए। ठीक है, किसके जरिए, माइक्रो क्रेडिट। PM स्वनिधि में 10,000 20,000 30,000 का आपको लोन अगर आपको आवश्यकता है अपने छोटे मोटा काम डालने के लिए, उसके लिए दिया जा रहा है। मुद्रा में 50,000 लाख 2 लाख रुपए की 5 लाख की आवश्यकता है, मुद्रा योजना में दिया जा रहा है लोन। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए, सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है सहायता। ठीक है, चलो ये रहा, PM स्वनिधि एम्पावर करता है इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स को, किसके जरिए, माइक्रो क्रेडिबिलिटी के जरिए। देखो आगे इंप्रूव किया है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी, अब आदमी कमा रहा है तो खर्च भी करेगा, खर्च करेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो एवरेज एनुअलाइज्ड बिजनेस इनकम जो है, एवरेज एनुअल इनकम जो है स्वनिधि के जो बोरोवर्स हैं उनकी 20% से बड़ी है एवरेज इनकम। पहले अगर वो 100 रुपये कमा रहा था अब 120 रुपये कमा रहा है, पहले अगर 1000 रुपये कमा रहा था अब 1200 रुपये कमा रहा है। ठीक है, फिर इम्प्रूव्ड इनकम की वजह से अब इनकम अच्छी आ रही है तो वो अपना घर बनवा सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर सकता है, अपना घर बनवा सकता है, सड़क पे नहीं रहने की उसको आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब खाना अपना न्यूट्रिशन पे अच्छा खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर माइनॉरिटीज़ को एम्पावर कर रहा है तो मैंने बता ही दिया। फिर ये सारी चीज़ें, अच्छा हेल्दी क्रेडिट मैट्रिक्स भी है, हेल्दी क्रेडिट मैट्रिक्स भी है। जो रीपेमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये वेंडर्स हुए लोन लेके भाग गए, लोन रीपे भी किया है। ठीक है, लोन रीपे भी किया है। इसमें जो NPA है, जो लॉस बेसिकली आप कह लीजिए, इसमें कितना है, 10% के बिलो ही है। तो मेजरली सब ने लोन रीपे भी किया है, ऐसा नहीं कि लेके पैसा भाग गए, गायब हो गए।